नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम हाउस पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने सरकार के अंग के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में देखा और समझा भी। ठीक है? उसी में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, उसके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। तो आइए हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ते और समझते हैं। ठीक है? अभी आप देख पा रहे होंगे आपका जो टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है? अब राष्ट्रपति के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है। आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि जो हमारा सरकार के अंग के बारे में हमने पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आप देख पा रहे होंगे संघ और राज्य स्तर पर विभाजन किया गया था। ठीक है, संघ में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका का हेड होता है, वो कौन होता है? मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आपको, वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ देता है। वहां पे क्या पूछता है कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो वहां पे हमेशा जब भी वास्तविक पूछे, क्या पूछे? वास्तविक वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वहां पे कौन हो जाएंगे? वास्तविक प्रमुख हो जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख पूछे तो हमेशा संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? आपके राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, हमेशा वास्तविक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का सबसे जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, और राष्ट्रपति होते हैं। तो हमें राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके पद के बारे में, उनके पोजीशन के बारे में, ठीक है, उनकी योग्यता के बारे में सारे अनुच्छेद के माध्यम से हम देखेंगे। या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ठीक है, उनका पद अवधि क्या होती है, शर्तें क्या हैं, शपथ क्या है, महाभियोग क्या है, ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं 2 लेक्चर में लाऊंगा। अभी तो विस्तार से हम सिर्फ अनुच्छेद 52 को अनुच्छेद 61 तक देखेंगे। और राष्ट्रपति के जो कार्य शक्तियां हैं, जो आप अनुच्छेद 53 देख रहे होंगे, कार्य एवं शक्ति, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज का जो लेक्चर है वो देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो अनुच्छेद 52 है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति एक पद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है कहाँ? अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की बात करता है, यानी राष्ट्रपति एक पद हो गया। ठीक है, उनके कुछ कार्य होंगे, कुछ शक्तियां होंगी, उसी शक्ति और कार्य का जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करते हैं। ठीक है, इनके पास तो शक्तियां हैं, लेकिन कुछ हद तक वो लिमिट है। ठीक है, और इन्हें संविधान के अंदर रहकर ही अपना कार्य करना होता है। ठीक है, और वो भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के बाद। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो कार्य और शक्ति है अनुच्छेद 53, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है और इसमें विस्तार से हमें समझने होते हैं कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे बताएंगे। अभी हम अनुच्छेद 54 से फिर 61 तक देखते हैं। 52 में हमने क्या देखा? राष्ट्रपति एक पद है, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। ठीक है, और 53 में, अनुच्छेद 53 में कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। वही अनुच्छेद 54 की बात करें तो निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन में क्या देख रहे हैं? निर्वाचन किस तरह से होता है? निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, जैसे आप सांसद, विधायक, इन सब का क्या देख रहे थे? ठीक है, इन सब का निर्वाचन कैसे हो रहा था? प्रत्यक्ष विधि से हो रहा था। ठीक है, जनता इन्हें चुन कर कहाँ भेजती थी? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में भेजती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को आप देखते होंगे, यहाँ पे क्या है? निर्वाचक मंडल तो होंगे, लेकिन निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य होंगे। यानी यहाँ पे हम 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 जो आपके प्रतिनिधि होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहाँ-कहाँ के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहले लोकसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा आप देखेंगे राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी ये दोनों को क्या बोलते हैं हम? सांसद बोलते हैं। फिर उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए यानी विधायक। फिर दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा, यानी आप देख पा रहे होंगे केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और दिल्ली में भी विधानसभा है, तो इनके भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यानी निर्वाचक मंडल के अंतर्गत 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं निर्वाचन की रीति क्या है। तो अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? 2 तरह से हम राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। तो 2 तरह क्या है? एक तो पहला आप देख पा रहे होंगे समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से, यानी समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी इस समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या? सबसे पहले इसके बारे में समझना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लोकसभा में 543 मेंबर हैं यानी सांसद हैं, और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं यानी 245 सांसद हैं। टोटल बात करें संघ लेवल पर यानी राज्यसभा और लोकसभा में संघ यानी केंद्रीय लेवल पर तो 786 हो जा रहे हैं। वहीं विधानसभा में अलग अलग विधानसभा में अलग अलग सीटों की संख्या है, ठीक है। अगर पूरे राज्यों को मिला दिया जाए तो आप देख पा रहे होंगे टोटल विधायक की संख्या कितनी हो जा रही है? 4120। यानी ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? ये दोनों आ जाएंगे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। अब हमें ये देखना होगा कि कैसे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे यहाँ पे मत की गणना होती है। तो वही यहाँ पे निर्वाचन की रीति यानी अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 55 में जब हम समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक विधायक का मत, यानी हम एक विधायक का मत यहाँ पे एक फॉर्मूले से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। जैसे एक विधायक का मत जो है देखेंगे इक्वल टू उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। आप देख पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी राज्य की, मैं इधर हो जाता हूं ताकि आपको दिखे, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। मान लेते हैं किसी राज्य की कुल जनसंख्या 1 लाख है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी किसी राज्य की 1 लाख जनसंख्या है। अब मान लेते हैं जो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? विधायक का मत देख रहे हैं। तो मान लीजिए उस राज्य में 10 विधायक की सीट है। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तब भी आपके पास कितने हो गए? 51, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,000। तो 10,000 भी अधिक हो जा रहा है मत। तो इसको समझने के लिए इसीलिए यहाँ पे आपको 1000 से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो विधायक का मत आए, ठीक है, वो थोड़ा कम आए और ऐसे काउंट करने में दिक्कत या समस्या ना हो, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कार्यान्वयन शक्ति, उसमें इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एग्जाम्पल लेकर, ताकि आपको वहां पर बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अभी देखिए फिर एक विधायक का मत, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो टोटल विधायक मैंने बताया कितने हैं? 4120। और लोकसभा और राज्यसभा में कुल जो सांसद हैं वो कितने हैं? 786। यदि आप देखेंगे अगर एक एक मत भी लिया जाए तो 786 है और 4120 है, दोनों तो समान नहीं है। इसीलिए दोनों को समान दर्जा देने के लिए, ठीक है, इस फॉर्मूले का उपयोग किया गया। इसीलिए समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत इसे रखा गया, ताकि जब डिवाइड किया जाए जो एक विधायक या एक सांसद का मत आए वो क्या है? बराबर है।
क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है कि जो क्षेत्र से, जैसे विधानसभा क्षेत्र हो गया, ठीक है, या लोकसभा क्षेत्र हो गया, ठीक है, कोई विधायक या सांसद चुन के जब जा रहा है तो वहाँ के लोगों का नेतृत्व कर रहा है और उन लोगों के नेतृत्व करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं की जनसंख्या अधिक है और कहीं की जनसंख्या कम है, तो इस तरह से क्या होगी, समान अधिकार, समान जो है बराबर मत नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, जहां पे एक विधायक का मत कितना होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या। मान लीजिए किसी भी राज्य से जो विधायक है, ठीक है, मान लीजिए बिहार ले लीजिए, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या होगी, मान लीजिए बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है तो 13 करोड़ ले लिया जाएगा। राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य और उस बिहार में मान लीजिए अगर निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं विधानसभा का, वो आ जाएंगे आपके नीचे, ठीक है, वो डिवाइड किया जाएगा फिर कितने 1/1000 से, और जितना आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका एक विधायक का मत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आपके अब सांसद का निकाला जाएगा, एक सांसद का मत इक्वल टू कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी कि जो कुल विधायक थे, यानी कुल विधायक कितने हैं 4120, इनके कुल मूल्य जो आएगा मत मूल्य, ठीक है, उनसे क्या किया जाएगा, जितने भी निर्वाचित सांसदों की संख्या है, ठीक है, यानी 786 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो विधायक का मत हो या सांसद का मत हो, दोनों बराबर आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हम फिर अब आगे देखते हैं। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बाद हम दूसरा देखेंगे एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये है क्या, यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, किसी भी विधानसभा के, मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र होगी, ठीक है, उस विधानसभा में मान लेते हैं 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, वहां से एक विधायक जीत के जाता है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से जीतता है, वहां के लोगों ने उन्हें चुनकर आपको एमएलए बनाया, विधायक बनाया, ठीक है, तो वो अकेला व्यक्ति, ठीक है, इन पूरे 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं लोकसभा में मान लेते हैं 2 लाख व्यक्ति हैं उस लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, वहां से भी कोई ना कोई एक सांसद जीतेगा, और वो जो सांसद जब राष्ट्रपति का वोट करेगा, राष्ट्रपति को जब चुनने के लिए मत देगा अप्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, तो वो 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहाँ पे यानी उन 1 लाख लोगों के बदले या 2 लाख लोगों के बदले जो यहाँ पे विधायक और सांसद वोटिंग करते हैं, ठीक है, उन्हीं को एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, एक तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानसभा में पुडुचेरी और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र के लोगों के बदले में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त रूप से होता है, ये सिर्फ कहने का है गुप्त रूप से, लेकिन आप नॉर्मली ये सबको पता रहता है कि किसको वोटिंग देना है, ठीक है, लेकिन सांसद या विधायक जब भी वोटिंग करते हैं गुप्त रूप से ही करते हैं, किसी को बताते नहीं है, ठीक है, ये होगा। फिर आप अब इनका जीतने का क्रम क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक फिक्स कोटा होता है, कुल मत बटे 2 + 1, यानी कहने का मतलब हो गया कि आप देखते होंगे किसी क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र हो गया या लोकसभा क्षेत्र हो गया, वहाँ क्या होता है, जिसको जितने ज़्यादा अधिक वोटिंग मिल जाती है, वोट मिल जाते हैं, मत मिल जाते हैं, वो व्यक्ति जीत जाता है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, 1 लाख लोग रह रहे हैं किसी भी विधानसभा में, वहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लोगों में मान लीजिए 50,000 वोटिंग करने वाले लोग हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 30,000 वोटिंग मिल गई और किसी व्यक्ति को 20,000, तो जिसको तो स्पष्ट है जिसको 30,000 मिली है वो जीत गया, ठीक है, यानी वो वहां का विधायक बन गया, एमएलए बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है राष्ट्रपति में, ठीक है, यहाँ पे आपको 50% से ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 1 अधिक हो 2 अधिक हो, यानी 50% जिनके पास अधिक वोटिंग होगी, ठीक है, वही राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीतेगा, ठीक है। अब इसका काउंटिंग कैसे होगा, देखिए इसको वरीयता क्रम रखा जाता है। मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, A B C D,
तो यहाँ पे वरीयता क्रम देखा जाता है। जैसे मैंने बताया A1 2 3 4 4 तरह से वरीयता क्रम दिया गया है। यहाँ पे काउंटिंग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट चरण का जब काउंटिंग हो रहा है, फर्स्ट चरण का, और यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट चरण में ही काउंटिंग में ही वरीयता क्रम में अगर उम्मीदवार ए को 50% से अधिक वोट मिल गया है तो यहाँ से ये विजेता बन जाएंगे, यानी ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, बाकी की काउंटिंग नहीं की जाएगी। अगर मान लेते हैं काउंटिंग के दौरान, ठीक है, अगर 50% से अधिक नहीं आता है तो क्या होगा, फिर दूसरे चरण की काउंटिंग की जाएगी और दूसरे चरण के काउंटिंग में सबसे कम वोट जिसको आएगा, मान लीजिए सबसे कम वोट 4 वाले को आया तो इन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है। और तब तक काउंटिंग किया जाएगा जब तक 50% से अधिक वोट ना मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से वरीयता क्रम काउंट की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अभी हमने निर्वाचन की रीति देख लिया, अब हम इसके आगे पदावधि और फिर महाभियोग तक देखते चलेंगे। राष्ट्रपति का जो पदावधि है वो देखेंगे। पदावधि का मतलब यानी जो राष्ट्रपति का जो पदावधि का जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी कितने वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो अनुच्छेद 56 से के अनुसार 5 वर्ष तक। और ये कब से काउंट किया जाता है, जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद जिस दिन शपथ लेंगे, शपथ वाले दिन से काउंट किया जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो बीच में, ठीक है, त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। यदि त्यागपत्र नहीं देते हैं किसी कारणवश तो वो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण खाली हो सकता है या राष्ट्रपति त्याग दे दे तो खाली हो सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के बीच में मृत्यु नहीं होती है, त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है 5 वर्ष तक काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि पदावधि की बात की जा रही है 5 वर्ष, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा है, अनुच्छेद 56, ठीक है। अब अनुच्छेद 57 में देखेंगे पुनर्निर्वाचन की बात की जा रही है। तो यानी आप और जैसे अदर देश की बात करें, जैसे यूएसए आप लेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कम से कम यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति होगा तो 2 बार तक ही होगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे जो ट्रंप जी हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, वो दूसरे बार वहाँ पे निर्वाचन जीते हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो अब वो नेक्स्ट टाइम कभी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा तय नहीं है, जो भी व्यक्ति हैं जितने वर्ष तक जीवित रहता है, जब तक चाहे वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं, वही 2 बार अभी तक राष्ट्रपति बने हुए हैं। बाकी जितने भी राष्ट्रपति हुए वो एक ही बार बने हुए हैं, ठीक है। तो यानी पुनर्निर्वाचन की बात है तो भारत में तय नहीं है, वो जब तक चाहे वो खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है, ठीक है। योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता यानी राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जैसे किसी चीज के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता क्या है वो यहाँ पे देखेंगे हम। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत योग्यता का जिक्र किया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक हो, यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो भी खड़े होंगे, ठीक है, वो भारत के सबसे पहले नागरिक हों। उसके बाद 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका। यदि 35 वर्ष आयु में एक दिन भी कम है तो वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बन सकता। 35 वर्ष से ऊपर वो कितना भी वर्ष का हो सकता है, ठीक है, 70 का हो सकता है, 75 का हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 35 हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो योग्यता दी गई है, सबसे पहले प्रथम क्या है, भारत का नागरिक हो, दूसरा में 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, ठीक है, तीसरा में है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है, भले जीते या ना जीते लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। चौथा में बताया गया है किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। जैसे लाभ का पद का मतलब क्या हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट के द्वारा जिन्हें वेतन रूप में सैलरी दी जाती हो, तो ऐसे पद पे वो ना बना हो,
ठीक, अगर वैसे पद पे हैं, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन रहे हैं, तो उन्हें अपने पोस्ट से क्या देनी होगी, रिजाइन देनी होगी, त्यागपत्र देना होगा, त्याग देनी होगी। ठीक, उसके बाद वो उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सांसद, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाभ के पद में राष्ट्रपति का जो पद है वो लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल का लाभ का पद नहीं है। ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा या की जो बात करें लोकसभा की, यहाँ के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, वो भी लाभ के पद पे काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे किसी लाभ के पद पर वो ना हो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ऐसे तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि लाखों में भीड़ हो सकती है, जो चाहे वो खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन इसी को सरल और कठिन बनाने के लिए जो सहज प्रक्रिया है, इसको और कठिन बनाने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होगा, तो चुनाव आयोग के सामने, ठीक है, समक्ष क्या करनी होगी, लोकसभा या विधानसभा यानी सांसद या विधायक के रूप में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक यानी 100 लोगों का सपोर्ट उनके साथ होनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आम जो लोग हैं वो इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको और हमारे लिए 100 जैसे सांसद या विधायक का सपोर्ट लेना, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी अब के जो लोग होते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आप भी लड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपके सपोर्ट में कम से कम 150 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो रहे हैं विधायक सांसद, तो फिर आप लड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव के में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें आरबीआई या सरकारी खजाने में, ठीक है, 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करने होते हैं। ठीक है, कितने, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करने होते हैं, कहाँ, आरबीआई या सरकारी खजाने में। ठीक है, यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है, जो भी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनकी जो 15,000 रुपया थी वो क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, उन्हें वापस नहीं दी जाएगी। और जो व्यक्ति, ठीक है, जीत जाते हैं, ठीक है, उन्हें उनकी जो 15,000 रुपया है उन्हें रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अब शर्तें आप सॉरी योग्यता देख लिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब शर्त देखिए, अनुच्छेद 59 में कुछ शर्त दिया गया है राष्ट्रपति से रिलेटेड। अब क्या होता है, योग्यता हो गई, योग्यता के बाद शर्त में क्या, जब वो व्यक्ति जीत जाता है, ठीक है, तो यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य है तो उसे उस अपनी पोजीशन से त्याग देनी होगी, पहला। दूसरा में क्या है, राष्ट्रपति जब वो बन जाता है तो अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उनके जो भी लाभ हो, उनकी जो सैलरी मिल रही हो, जो लाभ मिल रहे हो, जो भत्ते मिल रहे हो, वो उस कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितना फिक्स है उतना दिया जाएगा, या अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, अगर अन्य लाभ के पद धारण करता हो तो उसे रिजाइन देनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 60 देखते हैं, इसमें शपथ की बात करता है। यानी आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति जो है, ठीक है, पद के बारे में देख लिया, कार्य शक्ति के बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की विधि क्या है वो देख लिया आप, फिर उसके बाद पद अवधि क्या है, पुनर्निर्वाचन योग्यता देख लिया। ये सारी चीजें होने के बाद वो अब जीत जाते हैं, जीतने के बाद अब शपथ लेंगे। ठीक है, अब शपथ किसके समक्ष लेंगे, तो अनुच्छेद 60 में जिक्र किया गया शपथ के बारे में, और इसमें मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। यदि मान लीजिए किसी कारणवश वो उस समय अवेलेबल नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ही, सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, तब उनके समक्ष वो शपथ ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 60 हो गया। अब अनुच्छेद 61 में आप देखेंगे, यहाँ पे महाभियोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को, ठीक है, किस अनुच्छेद आर्टिकल के द्वारा महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है,
अनुच्छेद 61। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को, ठीक है, महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग क्या होता है? आप देखेंगे जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो होते हैं सांसद लाते हैं, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा ये दोनों में लाया जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग लाया जा सकता है। राज्यसभा पहले पास करेगी, पास करके इसे लोकसभा भेजेगी, ठीक है, फिर यहाँ से ये पारित हो जाएगा। हाँ, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व, ठीक, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि हम आपके समक्ष क्या कर रहे हैं, महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो इस बीच में यदि राष्ट्रपति क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं तो ठीक है, अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो फिर 14 दिन बाद क्या करते हैं, महाभियोग लाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के राष्ट्रपति जितने भी रहे हैं, ठीक है, उन्हें महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति एक गरिमापूर्ण पोजीशन होती है, पोस्ट होती है, ठीक है, संविधान के अंदर रहकर ही राष्ट्रपति काम करते हैं और वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो ये जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन होता है, संविधान के अंतर्गत ही लेके करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो आपने देखा राष्ट्रपति हमारा टॉपिक रहा। अनुच्छेद 52 से हमने अनुच्छेद 61 तक देखा। मुझे आशा है कि ये जो सीरीज हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर जो होगी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में होगा। ठीक, इसी तरह इस जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसे पूरा फाउंडेशन के साथ पॉलिटी को हम कंप्लीट करेंगे।